गुड मॉर्निंग गाइस। मैं कुमार रौनक आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों बाद मैं एक काम के वीडियो के साथ लौटा हूँ और ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी अभी 71st मेंस देंगे और जो 71st मेंस को लेकर के उसके पीटी के कट ऑफ को लेकर के रिज़ल्ट के डेट को लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी है। कट ऑफ का एक अलग ही खेल चल रहा है यूट्यूब पे। उससे इतर हम कुछ कंस्ट्रक्टिव बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आखिर हम अगर पास कर जाते हैं तो हम अपने मेंस के आंसर को कैसे लिखेंगे, और उसी को दर्शाने के लिए मैं कोई यहाँ खोखली बातें नहीं करूँगा कि पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर आप बॉडी लिखिए, फिर आप कंक्लूज़न लिखिए। ये बात सुनते सुनते काफ़ी दिन हो गए। मैं सीधा सीधा आपको एक आंसर दिखा दूंगा कि कैसे लिखा जाता है 1 से 1.5 पेज में। और इसी को आप चाहें तो आप अपने लैंग्वेज के वोकेबलरी के माध्यम से आप इसे बढ़ा करके 4 पेज का भी लिख सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक आंसर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले अभी जो बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। मैंने ये टॉपिक आज चुना है, एक रैंडम टॉपिक मैंने चुना है। हालांकि बीपीएससी पीवाईक्यू में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं और अभी बिहार में इलेक्शन भी है और क्रिमिनलाइजेशन का बहुत चर्चा होता है इलेक्शन में, तो आप देख सकते हैं इसे। तो सबसे पहले देखिए मेरा टॉपिक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे माफ़ करिएगा, आप सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं कि आप एक रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं। हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट का नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। आप जानते होंगे इसके बारे में, जो भी तैयारी कर रहे हैं। एडीआर एडीआर मतलब एक बहुत ही विश्वसनीय रिपोर्ट देता है। और एडीआर की रिपोर्ट ने कहा कि जितने भी स्टेट कैबिनेट और यूनियन कैबिनेट में 47% मिनिस्टर, मतलब चाहे वो केंद्र की सरकार हो या सभी राज्यों की सरकार हो, उसमें 47% मिनिस्टर पे क्या है जी, क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर्ड है। और इसमें भी 27% क्या है, तो बहुत सीरियस नेचर के हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक तो एडीआर बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी किया, और उससे भी बड़ी बात है कि बिहार में इलेक्शन है और क्रिमिनलाइजेशन की चर्चा होती ही है। तो चलिए सबसे पहले हम देखें कि हम क्या क्या इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ पॉइंटर्स पहले याद रखने चाहिए कि आखिर हम कोई भी क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमें क्या क्या उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें किसी भी आंसर का जब भी हमें लिखे तो हमें जो फ्रेमवर्क है उसमें हमें कॉज के बारे में पता होना चाहिए, उसके इम्पैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। पॉलिटी का क्वेश्चन है तो अगर कुछ लीगल प्रोविज़न है तो वो पता होना चाहिए, सारे नहीं। ऐसा नहीं कि 500 लीगल प्रोविज़न आप याद करने बैठ गए, दो चार। कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप जुडिशरी ने अगर, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई उस पर वर्डिक्ट दिया है उससे रिलेटेड, तो आपको वो पता हो। और वे फॉरवर्ड तो आपको लिखना ही है, जिसे आप कंक्लूजन भी कह सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जैसा हमने कहा, हम कॉज की तरफ बढ़ेंगे और कॉज में मैंने 5 कॉजेस लिए हैं। सबसे पहले कॉज पे हम देखते हैं। तो पॉलिटिको क्रिमिनल नेक्सस क्या है जी? पॉलिटिशियन और क्रिमिनल के बीच एक नेक्सस है। क्या ये मैं कह रहा हूँ? नहीं, ये बोहरा कमेटी ने 1993 में कहा। अगर आपको ऐसे फैक्ट पता है तो तुरंत लिख दे कि बोहरा कमेटी 1993। और यहाँ क्या लिखा है? बोहरा कमेटी ने क्या हाईलाइट किया कि क्रिमिनल पॉलिटिक्स को क्यों एंटर करते हैं पॉलिटिक्स में, ताकि वो लेजिटिमेसी को पा सके, इम्यूनिटी को पा सके, पुलिस प्रशासन से बच सके, माननीय बन सके। और पॉलिटिशियन क्यों उन्हें यूज़ करते हैं? क्योंकि मसल पावर, फाइनेंशियल पावर के लिए। तो ये छोटी सी बात है, स्क्रीन पे आपके, आप ये पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। फिर देखिए, फिर क्या है? विनेबल कैंडिडेट। इसी एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया कि पार्टीज जो हैं वो जिताऊ कैंडिडेट को खोजती हैं। आपने भी ये बात सुना होगा कि विनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर द पार्टी। तो विनेबिलिटी के लिए आप देखिए, एडीआर का रिपोर्ट कहता है कि जिन कैंडिडेट्स पे क्रिमिनल रिकॉर्ड था वो 15.3% उनका जीतने का मार्जिन रहा, उनका जीतने का रेट रहा, सक्सेस रेट रहा। और विदाउट क्रिमिनल केस वाले मात्र 4.4% ही जीत पाते हैं। तो पार्टीज किसको चुनेगी जी? क्रिमिनल कैंडिडेट्स को चुनेगी, सीट गिन उनका बढ़ेगा। चलिए, तो विनेबल कैंडिडेट एक फैक्टर है, एडीआर की रिपोर्ट ही कहती है। अगला क्या है भैया? हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्शन। अब भैया बताओ, शरीफ आदमी कितना पैसा ला पाएगा? चलिए मान लिए बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा तो लूट का पैसा तो है नहीं। लेकिन इलेक्शन कैंपेन को फंड करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? ब्लैक मनी यूटिलाइज करती है। ब्लैक मनी किसके पास है जी? माफियाओं के पास है। तो ये भी एक कारण है क्रिमिनलाइजेशन को बढ़ाने का पॉलिटिक्स में। देखिए, स्लो जस्टिस सिस्टम। अब तो जानते ही हैं, बहुत पहले ही सनी देओल ने कहा था कि तारीख पे तारीख। तो वही बात है कि हमारा कन्विक्शन रेट बहुत पुअर है, ट्रायल डिलेज होते हैं। ये क्या करता है? ये क्रिमिनल्स को इम्बोल्डन करता है। क्रिमिनल्स को ऐसा फील होने लगता है कि वो इनविंसिबल है, उसका जुडिशरी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी
लगता है कि भैया इतना मजबूत आदमी है, बिनेवल है कोई, और सीधा ही आप पूछेगा नेता से, पार्टी से, तो कहेगा कि जज ने कहा है क्या, अभी क्या कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया, नहीं सुनाया। तो जब तक कोई कोर्ट ना कह दे तब तक क्या है, वो बेचारा मासूम है। तो वही कह रहा है कि पुअर कन्विक्शन रेट, ट्रायल डिले, एक तो क्रिमिनल को इम्बोल्डन करता है, एंड डेटर पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम गिविंग टिकट टू कैंडिडेट विद अ क्रिमिनल बैकग्राउंड। सो यहाँ पे आप माफ़ करिएगा, यहाँ पे डेटर नहीं होगा, इट डजेंट डेटर पॉलिटिकल पार्टी, है ना, नॉट, इट डज नॉट डेटर पॉलिटिकल पार्टी होगा, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे नॉट डेटर पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम, चलिए बहुत बढ़िया। और क्या है जी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है, तो वोटिंग बिहेवियर भी क्या है कि हमें क्रिमिनल नहीं दिखता है, हमें दिखता है जात और धर्म। तो भैया ये कारण है, एक झटके में दोबारा देख लेते हैं। पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस, बोहरा कमेटी ने कहा बिनेबल कैंडिडेट का आप देख सकते हैं सक्सेस रेट क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्शन है, तो ब्लैक मनी माफिया का होता है यूटिलाइज, स्लो जस्टिस सिस्टम है, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कास्ट और रिलीजन को प्रायोरिटी दिया जाता है, क्रिमिनल है तो है लेकिन हमारी जाति धर्म का है ना, तो बढ़िया आदमी हो गया। अच्छा चलिए भैया, अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले तो पब्लिक का डेमोक्रेसी पर से ट्रस्ट ही खत्म हो जाता है, कह रहे ये तो चोर लोग जीत करके आते हैं, तो लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी होता है। फिर क्या होता है जी, क्रिमिनल्स लॉ को मैनिपुलेट करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। अब क्रिमिनल अगर एमएलए एमपी बन जाएगा, लॉ मेकर बन जाएगा, तो क्या हो गया, लॉ ब्रेकर ही अगर लॉ मेकर है, रक्षक ही भक्षक है, ये वाली बात है, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट में यूटिलाइज करता है, लॉ को मैनिपुलेट करता है। अनफेयर इलेक्टोरल प्रोसेस है, सब बहुत दबंग है, तो कह देंगे कि कोई पार्टी का कैंडिडेट यहाँ ऑफिस नहीं बनाएगा, कोई पार्टी का झंडा नहीं लगेगा, कोई पार्टी का कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा, खड़ा भी होगा तो प्रचार नहीं करेगा। तो अनफेयर इलेक्टोरल प्रोसेसेस, क्रिमिनल कैंडिडेट डिस्टॉर्ट इलेक्टोरल कंपटीशन, लिमिटिंग द चॉइस ऑफ वोटर, वोटर के पास चॉइस ही नहीं बचेगा उनको छोड़ करके किसी को जिताने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन, अब क्या होगा जी, करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होगा कि नहीं होगा, जब चोर ही आपके माननीय बन जाएंगे, करप्ट लोग ही माननीय बन जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे, सिस्टमिक कर देंगे, है ना। तो ये सब बातें हुई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप शॉर्ट में कितना आप देख सकते हैं, क्रिस्प तरीके से लिखा गया है और सब बातें लिख दी गई हैं, आपको एकदम इसी को फॉलो करेंगे आप हर आंसर में इसी तरह से। और भी आप अगर कमेंट, मैंने कहा कि आप अगर कमेंट वमेंट में अपना सुझाव देंगे या अप्रिसिएशन एक तरह से आप करेंगे, अप्रिसिएट करेंगे इस एफर्ट को, तो मैं आगे भी कुछ ऐसे वीडियोस लाऊंगा। मैं वादा तो नहीं करता हूं कि आप मेरे ऊपर डिपेंड हो जाइए क्योंकि लॉजिस्टिकल इशू है, मगर फिर भी कुछ हर सब्जेक्ट के 2-4 क्वेश्चन में ले आऊँगा, तो जो कि करंट अफेयर से या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, या जो आप कमेंट में कहेंगे तो वो क्वेश्चन मैं ले करके आ सकता हूँ, ठीक है। चलिए इसके अलावा आप देखते हैं, तो अब चौथा जो तीसरा बात हम लोग पॉइंट देखेंगे वो क्या है, कुछ जुडिशियल एंड लीगल प्रोविज़न। तो देखिए ज़्यादा मैंने नहीं लिखा, ज़्यादा लिखना भी नहीं है आपको। मैंने क्या किया, बस 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न लिखे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक लीगल। कैसे भैया, तो सबसे पहले लीगल प्रोविज़न देखिए, तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपीए एक्ट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इसका एक सेक्शन है सेक्शन 8, ठीक है, वो कहता है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है, और कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल, मतलब कोई भी लेजिस्लेटर, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए, उसको किसी केस में 2 या 2 से ज़्यादा साल की सज़ा हो जाएगी तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, सेक्शन 8 ऑफ आरपीए 1951। उसी तरह से अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा करंट में कि आर्टिकल 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ गया है ना, और ये क्या करता है, 75 यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड और 164 आर्टिकल स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड को अमेंड करता है, और कहता है कि कोई भी मिनिस्टर अगर 30 लगातार दिन, याद रखिएगा 30 कंसेक्यूटिव डेज के लिए कोई ऐसे क्राइम में जेल में गया है जिसकी सज़ा 5 साल से ज़्यादा हो सकती है। मान लीजिए आज मैंने कोई क्राइम किया, अभी मुझे जेल हो गई, अभी मुझे सज़ा नहीं हुई है, लेकिन अगर मैं 30 दिन लगातार रह गया और उसकी सज़ा मान लीजिए 5 साल से ज़्यादा है और मैं एमपी एमएलए हूँ, तो मुझे ऑफिस से हटा दिया जाएगा, ठीक है। आप इसे रीड कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, तो ये नहीं, जुडिशरी तो 50 केस देखती है, ठीक है ना, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, आप 2-3 याद कीजिए। मैंने यहाँ पे 3 मेंशन किया, इतना ही पर्याप्त है क्योंकि मेंस में आपके पास बहुत समय नहीं रहता है। तो सबसे पहले एडीआर का ही केस है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
डेट याद रहे रहे नहीं रहे कोई बात नहीं, केस का नाम याद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि आप क्या दीजिए, एफिडेविट दीजिए। अभी तो बिहार के इलेक्शन में आपने देखा ही, एफिडेविट की अलग अलग व्याख्याएं हुई, अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि आप कैंडिडेट से एफिडेविट लीजिए जिसमें उनके सारे क्रिमिनल केसेस की हिस्ट्री हो। तो ये तो सही बात है भैया, आप जनता तय करे कि उन्हें चुनना है कि नहीं। लिली थॉमस केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। लिली थॉमस केस में क्या कहा, वही वाली बात जो सेक्शन 8 में आरपीए एक्ट 1951 के सेक्शन 8 में है कि कोई भी लेजिस्लेटर अगर 2 साल से ज़्यादा के लिए कन्विक्ट होता है तो उसे तुरंत लेजिस्लेशन से हटा देना चाहिए, है ना। और तीसरा देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2019 का केस है। इसने कहा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको अपने कैंडिडेट का सारा रिकॉर्ड वेबसाइट, सोशल मीडिया, लोकल न्यूज़पेपर में डालना होगा। चलिए भैया अब आगे देखते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, वे फॉरवर्ड। तो क्या करना चाहिए और हम लोगों को, तो भैया कोई फॉल्स एफिडेविट दे तो उसको पेनलाइज करना चाहिए, पिनलाइज करना चाहिए। फिर क्या है, डेडिकेटेड इलेक्शन बेंच होना चाहिए। किस चीज़ के लिए, ताकि इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट या किसी कैंडिडेट के रिलेटेड डिस्प्यूट है या लेजिस्लेचर रिलेटेड डिस्प्यूट है क्रिमिनल केसेस का, तो उसे स्पेशली हैंडल करके उसका तुरंत मतलब निपटारा किया जाए। फिर पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर ला करके ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर के कार्यशैली को। पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई एक्ट 2005 के दायरे में लाना है। और क्या है, तो एक सेक्शन 11 है। जैसे सेक्शन 8 कहता है कि डिस्क्वालीफाई कर दीजिए 2 साल से ज़्यादा का अगर सज़ा मिल गया तो, लेकिन सेक्शन 11 कहता है कि इलेक्शन कमीशन को ये पावर है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन का जो है, जैसे क्या है ना उसमें सेक्शन 8 में प्रॉपरली कि 2 साल से ज़्यादा का है तो डिस्क्वालीफाई होगा और अगले कुछ सालों तक चुनाव नहीं लड़ेगा, 6 या 8 साल तक, ठीक है। लेकिन सेक्शन 11 कहता है कि इलेक्शन कमीशन उस अवधि को, मान लीजिए वो 6 साल की अवधि है कि 6 साल चुनाव नहीं लड़ेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ लालू यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को ये पावर है कि वो इस अवधि को, इस ड्यूरेशन को घटा सकता है। तो वही वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं कि हमें सेक्शन 11 को रिव्यू करने की ज़रूरत है, और ताकि इलेक्शन कमीशन जो रिड्यूस डिस्क्वालिफिकेशन के टर्म को रिड्यूस करने का जो पावर है उसको कर्ब किया जा सके, उसको रोका जा सके, इलेक्शन कमीशन ऐसा ना करे। इसलिए सेक्शन 11 को रिव्यू करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मैंने एक प्रयास किया, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर कोई स्पेशली क्वेश्चन की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि भैया ये क्वेश्चन पे बता दीजिए कैसे आंसर लिखना है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो देखा आपने, मैंने बता दिया कैसे आंसर लिखना है, क्या क्या आपको दिमाग में रखना है कि कॉज लिखना है, इम्पैक्ट लिखना है, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, वे फॉरवर्ड, और छोटा छोटा सब लिख देना है। जब आप इसे कॉपी में लिखेंगे ये 1 से 1.5 पेज में हो जाएगा शॉर्ट आंसर के लिए। और इसी को थोड़ा सा आप बड़ा लिख देंगे, थोड़ा सा हेडिंग वेडिंग डाल करके, मान लीजिए इनहेंस पेनल्टी, फिर उसको थोड़ा हेडिंग में लिख दीजिए, उसके बारे में 2-4 लाइन लिख दीजिए, इंग्लिश लिख दीजिए। लिखना बात यही है, मैटर यही है, ठीक है ना। बस आपको उसमें थोड़ा सा अपने राइटिंग्स के स्किल को थोड़ा सा बस आपको देखना है। तो ये आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।